मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज मैं राम कृपाल पुनः आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 24 नवंबर, दिन रविवार, सन 2024। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी मां का नाम तो त्रिशला था, लेकिन अन्य नाम विदेह दत्ता और प्रियकारिणी भी मिलते हैं। इनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से इन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। बाकी तो मैं बता ही चुका हूं कि इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर, वास्तविक नाम वर्धमान, प्रतीक चिन्ह सिंह। सिंह के कई पर्यायवाची हैं: मृगारी, पंचानन, केहरि, नाहरि, मृगराज, शार्दूल, शेर। ये सब इनके पर्यायवाची हैं सिंह के। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या प्राणी उद्यान जो है, ये गोवा में स्थित है। अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक स्थान पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। अगर हम 24वें संविधान संशोधन की बात करें, जो कि 1971 में हुआ था, तो 24वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये 1976 में हुआ भी था कि जो 7वां मौलिक अधिकार था, यानी संपत्ति का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। सॉरी, मैं 1976 बोल गया, माफी दें। 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में रखा गया था। उस समय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये तो आपको पता ही है। इसमें प्रारंभ में आजादी के समय जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना कब हुई जानते होंगे? 28 जनवरी 1950 दिन शनिवार को। तब इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें कुल न्यायाधीश हो गए हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायमूर्ति बने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये नए मुख्य न्यायमूर्ति बने। आइए आगे क्रम को बढ़ाते हैं। ऋग्वेद में जौ का नाम क्या मिलता है? यव। एक बार फिर, ऋग्वेद में जौ का नाम यव मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद में प्रकृति पूजा पर बल दिया गया था। इंद्र, अग्नि, वरुण ये प्रमुख देवता माने गए थे। ऋग्वेदिक काल की बात है। ऋग्वेद का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में देवता हो गए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये प्रमुख देवता मतलब बने, बाकी तो इंद्र, अग्नि, वरुण भी बने रहे।
अब हम अगर सूर्य की बात करें तो ऋग्वेद में सूर्य को देवताओं का क्या माना गया है? नेत्र माना गया है। ऋग्वेद में सूर्य को देवताओं का नेत्र यानी आंखें मानी गई। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। सूर्य तो तापमान है ही। अब भारत ने आदित्य के नाम से जो है आदित्य यान के आदित्य फर्स्ट नाम से एक सूर्य पे तो नहीं जा पाएगा, लेकिन सूर्य के नजदीक जाने की एक मिशन भेजने की योजना बनाई है। अब आज 24 तारीख है, तो सूर्य में लगभग 24% हीलियम गैस है। ये तो आपको पता ही होगा कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। ये लगभग 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 0.77 ऑक्सीजन व अन्य अक्रिय गैसें हैं। और हीलियोथेरेपी, इसको कहते हैं सूर्य चिकित्सा। हीलियोथेरेपी सूर्य चिकित्सा। सभी ग्रह, ज्यादातर ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के घूमते हैं, इसीलिए सूर्य पूरब में उगता है। पृथ्वी भी ऐसा करती है, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, वो ग्रह है वरुण। भानु, दिनकर, रवि, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, आदित्य, अंशुमाली, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर ये गुजरात में है। तो ये मैंने सूर्य की चर्चा की। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो सूर्य देव किसके गुरु माने गए हैं? हनुमान जी के गुरु सूर्य हैं। यानी हनुमान जी को शिक्षा दीक्षा देने का काम सूर्य जी ने किया है। तो बाकी तो बहुत सी बातें, उन पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो आपके कंपटीशन की चीज है वो हम बता रहे हैं। फिर कभी चर्चा भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो मुख्य चीज है। और यमुना को सूर्य की पुत्री बताया गया, इसीलिए यमुना का एक पर्यायवाची भानुजा भी है। अब देखें, कृष्णा एक नदी भी है और कृष्णा यमुना का भी पर्यायवाची है। तो कभी कभी ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। घासीराम कोतवाल, ये किसकी कृति है? घासीराम कोतवाल, ये विजय तेंदुलकर की कृति है। हिंदी में घासीराम कोतवाल। इसमें पेशवाओं के काल में एक व्यक्ति कोतवाल बनाया जाता है घासीराम का, उसका वर्णन किया गया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। चर्चा भी मैंने की थी कि अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी में मिल जाती हैं और वहीं इनका नाम गंगा पड़ जाता है। मतलब मुख्य गंगा तो भागीरथी मानी जाएंगी, ध्यान रखें। मुख्य गंगा है भागीरथी जो गौमुख से निकली हैं। अब जैसे मंदाकिनी ये अलकनंदा मिलती हैं और अलकनंदा जो है ये भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में आके। गंगा को जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। हिमालयन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पे है? बताइए। हिमालयन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है शिमला में। देखें, पहले इसका नाम 1977 में समशीतोष्ण पर्यावरण संस्थान के नाम से खोला गया, लेकिन 1998 में इसका नाम हिमालयन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान किया गया। शिमला
ये तो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और साथ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में एक जगह पड़ती, कुफरी, मतलब शिमला ही मानेंगे, वहां पर स्थित है। ठीक। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे। टीपू सुल्तान के समय मैसूर राज्य की राजधानी था श्रीरंगपट्टनम। यहीं पर वो शहीद हो जाते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश स्थित विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा है, ये किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। अच्छा, सतारा बताइए किस नदी के किनारे है? सतारा, ये भी कृष्णा नदी के किनारे है। सतारा महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र से ही कृष्णा नदी निकली है, फिर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मतलब इसके बाद कर्नाटक, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होती हुई अंततः अरब सागर में विलीन हो जाती है कृष्णा नदी। एक आपने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य, प्राचीन काल, मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी है हम्पी हस्तिनावली, जो कि अब कर्नाटक में पड़ती है। हालांकि अब तो बहुत कस्बा टाइप का है, लेकिन कभी महान विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। तो ये हम्पी हस्तिनावली किस नदी के किनारे है बताइए? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे। और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक है। देखिए, मैंने इसीलिए राजधानी ये सब जोड़ा आपस में। ये सब जोड़नी पड़ती हैं चीजें, जीएस में, हिंदी में, ये सब चीजें आपस में जोड़नी पड़ती हैं। अच्छा, आइए आगे चलते हैं। थोड़ा खांसी आ जाती है, क्या करें। आप भी सोचते होंगे, जो सुनते होंगे, कि ये खांसी करते हैं, लेकिन अब शरीर है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और लेकिन कार्यक्रम को इसलिए नहीं बाधित करते कि रुक जाएगा कार्यक्रम, तो रुक जाता है। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी बताइए किसकी सहायक है? हुगली की सहायक है दामोदर नदी। आराध्या जी, आप पढ़ती नहीं है, माफ कीजिएगा। आप योग्य तो हैं, लेकिन भाई माफ करिएगा, पढ़ाई के समय थोड़ा रिश्तेदारों से दूर रहें। रिश्तेदार हुई, आपकी सहेलियां हुई, क्योंकि कोई पढ़ना न पढ़ाना चाहता है। देखिए, ये कोई नाराज होने की बात नहीं है, मैं कहता हूं, क्योंकि ये समय चला जाएगा। समय की भाषा बड़ी मौन होती है, और कहा गया कि जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसको भी नहीं छोड़ता है। मैंने भी ऐसा किया है, आई ऑल्सो, मैं खुद गलती कर चुका हूं, तो इसलिए आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के किनारे है बताइए? सिंधु नदी के किनारे। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे है। ये वही सिंधु नदी है जिससे कौन आक्रमणकारी वापस चले जाते हैं सिंधु नदी से? चंगेज खान है। अच्छा, ऋग्वेद में किस नदी का नाम विपाशा बताया गया? व्यास नदी। और व्यास नदी से कौन वापस जाते हैं? सिकंदर। हालांकि उनका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था, और भारतीयों ने उनको अलक्षेंद्र कहकर उस समय पुकारा था। लोग सिकंदर सिकंदर कहते हैं, लेकिन वास्तव में भारतीयों ने जो उस समय पुकारा, अलक्षेंद्र। आइए आगे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गया नाम आप जानते होंगे। गया, ये बिहार में पड़ता है। गया किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। और बुद्ध जी को कहां ज्ञान मिला? सिद्धार्थ को बोध गया। गया और बोध गया के बीच की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। तो बोध गया निरंजना नदी के किनारे है। बोध गया निरंजना नदी के किनारे है। बोध गया निरंजना नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी कहा जाने वाला मुरादाबाद किस नदी के किनारे है? राम
गंगा नदी के किनारे। पीतल नगरी मुरादाबाद राम गंगा नदी के किनारे है। देखिए सब चीजें ध्यान रखने वाली हैं। आइए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश स्थित विदिशा किस नदी के किनारे है, या ओरछा किस नदी के किनारे है? ये बेतवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? बेतवा नदी। चार मीनार जानते हैं कहां पे? चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो चूहे को हिंदी में मूस कहते हैं क्या? मूसी। मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी किस नदी की सहायक है? पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी था, लेकिन अब केवल तेलंगाना की राजधानी रह गई है। तो मूसी नदी किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। मूसी नदी कृष्णा नदी के किनारे है। सहायक नदी है। देखिए मुझसे भी गलती हो गई, तबीयत खराब, मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, निकल कुछ और जाता है। मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक है, न कि किनारे। गलतियां हो जाती है ना इधर। थोड़ा जो भाई हमारे स्टूडेंट हैं वो हमें भरमा देते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बैठते नहीं हैं, क्योंकि उनके फोन उन्हें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, क्योंकि सब कंप्यूटर हैं। अच्छा ये आगे चलते हैं, हंसी हो गई। कौन सा ग्रह जलीय ग्रह है? पृथ्वी। और जलीय ग्रह होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। अच्छा बताइए, ये भारत में जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974। भारत में जल पुरुष किसे कहते हैं? जल पुरुष प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को जल पुरुष, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। इनके प्रयासों से जहां जहां पानी की कमी थी, आज वहां पानी ही पानी है। इन्होंने बरसात के पानी को कैसे बचा करके उसका उपयोग किया जाए, इस पर काफी प्रयास किए। विश्व जल 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए, हिंदी में किसने कहा, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए यही सज्जन को काम? किसने कहा? जो जल बाढ़े नाव में, यहां उनका तात्पर्य है कभी कभी नाव में, और ये मतलब उस काल की बात है, मध्यकाल की बात है, कि उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी कि नाव में कभी छेद हो गया छोटा सा, और धीरे धीरे पानी भरने लगा बीच नदी के बीच जब पहुंची। तो इसका वर्णन उन्होंने किया है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, कि अगर पानी नाव में पानी आ जाए तो क्या करना चाहिए? जितने बैठे हैं दोनों हाथों से उसे पानी को बाहर फेंकते रहें, तो नाव डूबेगी नहीं। तो वही कहते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए यही सज्जन को काम। कि ये सज्जन पुरुषों का काम है कि अगर घर में धन जरूरत से ज्यादा आ जाए तो यहां उन महानुभाव का मतलब, वो जो विद्वान है उनका मतलब ये नहीं कि फेंकने लगे पैसा, कि किसी सुपात्र को थोड़ा बहुत दान किया जा सकता है, ये मतलब है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए यही सज्जन को काम। और उन विद्वान के गुरु का नाम था रामानंद। वो विद्वान ज्यादातर काशी में रहे, लेकिन अंतिम समय में मगहर चले गए। कबीरदास, जिनके विषय में नहीं धोया है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायन को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये कहा गया उनके विषय में। ये लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे पाए गए। नीरू और नीमा नाम के दंपति ने इनको उठाया, घर ले आए
और काजियों से राय लेकर के इनका नाम कबीर रखा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और कबीर का अर्थ होता है महान। और इन्होंने बुनकर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और मतलब ये उनका कर्म था, लेकिन हृदय से सन्यासी बने रहे और अंत में इन्होंने भ्रमण भी काफी किया, जगह जगह गए, कई लोगों से मिले और अंत में फिर रामानंद के ये शिष्य बने और गुरु की महिमा का इन्होंने वर्णन किया। संत कबीर दास है। तो इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई, वहीं चले गए। अब ये बता सकते हैं आप लोग कि मगहर किस नदी के किनारे है? मगहर ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर, जिसका मुख्यालय है खलीलाबाद। तो वहीं पर ये मगहर पड़ता है। तो मगहर किस नदी के किनारे? आमी नदी के किनारे। मगहर आमी नदी के किनारे है मगहर। यानी उस समय सिकंदर लोदी का कार्यकाल चल रहा था। इनका समय जब था तो सिकंदर लोदी का समय माना जा सकता है। ये वही सिकंदर लोदी हैं जिन्होंने आगरे की स्थापना की थी। जब इतिहास के टॉपिक होंगे तो और भी मैं जानकारी दूंगा उनके समय। जोंग जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? जोंग जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर। जोंग जल प्रपात किस नदी के है? शरावती नदी। अच्छा, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की, उसे कोई भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। वो कौन सा था गवर्नर जनरल? जो पहले गवर्नर जनरल के ऑफिस में सहायक के रूप में रहा और जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां से चले गए तो उस व्यक्ति को जो है क्या कहना चाहिए, गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। केनिंग कॉर्नवालिस के बाद कहां है? केनिंग तो बहुत बाद में आए हैं। डलहौजी कहां है? डलहौजी में सबसे ज्यादा नहीं। सर जॉन सोर कौन थे? सर जॉन सोर। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हालांकि इसमें आप लोगों की गलती नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसकी चर्चा आप लोगों के सामने कभी नहीं की है। लेकिन अब जैसे आपको गलत बोलना था तो कुछ और बताते तो चल जाता, क्योंकि केनिंग वगैरह तो बहुत बाद में आए। भाई कॉर्नवालिस गए तो सर जॉन सोर आए और जॉन सोर के बाद पुनः कॉर्नवालिस आए हैं। हालांकि फिर यहीं कॉर्नवालिस की डेथ हो गई। कॉर्नवालिस का समाधि स्थल कहां? उत्तर प्रदेश में, गोरा बाजार, गाजीपुर। और कॉर्नवालिस का संबंध अमेरिका से भी रहा। कैसे रहा? अमेरिका ने जब अपना आजादी का युद्ध छेड़ा तो अमेरिका के सेनापति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और इंग्लैंड के सेनापति कौन थे? इंग्लैंड की सेना के लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी इंग्लिश सेना, अंग्रेज सेना पराजित हुई और यॉर्कशायर नामक स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? आत्मसमर्पण। और फिर अंग्रेजों ने बाद में उन्हें भारत में गवर्नर जनरल बना के भेजा था। तो अंग्रेजों की सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो हमेशा पराजित व्यक्तियों को पुनः पुनः और पुनः काम करने का मौका देते। कहा गया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब मैं थोड़ा, जो मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थी कंप्यूटर, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी भी मतलब अगर आप बाय द वे किसी भी कंपटीशन में आपका नहीं निकल रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप, भाई जब आप लगे रहेंगे तभी सफलता आपके कदम चूमेगी, तभी सफलताएं आपके कदम चूमेगी। नहीं कहते धीरे धीरे रे मना धीरज से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो लगे रहें भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और यही अंग्रेजों की सफलता थी, है? तो
आगे चलते हैं। तो हस्तक्षेप की नहीं थी, फिर मैं पूछ रहा हूं, सर जॉन सोर, सर जॉन सोर। भारत में मीठे पानी की झील वुलर झील किस प्रदेश में? जम्मू एंड कश्मीर। दचिग्राम अभ्यारण्य का संबंध है जम्मू एंड कश्मीर। देखें, जम्मू संभाग में 43 सीटें हैं विधानसभा की, चुनाव हो चुके हैं, और कश्मीर में 47 सीटें हैं। विधानसभा की बात कर रहा हूं। अभी वहां के जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं श्री उमर अब्दुल्ला। आगे चलते हैं, ये तो वहीं पे है, मीठे पानी की झील है। बक्करवाल जनजाति कहां निवास करती है? जम्मू एंड कश्मीर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है बताइए? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? धुआंधार जलप्रपात उस नदी के ऊपर है जिसको मेकल नामक पहाड़ की पुत्री माना जाता है, और उनका एक पर्यायवाची मेकल सुता है। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, अच्छा बताइए, जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। जोर से बोल दें, गलती होगी तो उसको सुधारा जाएगा। ये मध्य प्रदेश में है। तो उष्ण कटिबंधीय, ध्यान से सुने, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जबलपुर। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आकाश वनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक, ये अमेरिकन भाषा वैज्ञानिक हैं लेनार्ड ब्रूमफील्ड, उनको माना जाता है। इनकी पुस्तक है लैंग्वेज, LANGUAGE। इसको बल्कि बहुत से विद्वानों ने भाषा विज्ञान की बाइबल भी बताया है। अच्छा, फोर्ट विलियम से संबंधित कौन से भारतीय ने अध्यात्म रामायण को खड़ी बोली में अनुवाद किया? पाणिनि तब कहां थे? फोर्ट विलियम काले तो अंग्रेजों के समय की बात है, और पाणिनि तो बहुत पुराने रहे भाई निशांत जी। यह अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, फोर्ट विलियम। अच्छा बताइए, फोर्ट विलियम किला कहां पे था? इतना बताइए, जोर से बोलो। काली काता सुता नाटी गोविंदपुर, कलकत्ता, नाउडेज कोलकाता। सदल मिश्र फोर्ट विलियम काले से जुड़े, फोर्ट विलियम से जुड़े श्री सदल मिश्र ने जो है अध्यात्म रामायण को खड़ी बोली में अनुवादित करने की कोशिश की, ताकि और लोगों की समझ में आए। देखिए, खड़ी बोली से लोग ज्यादा समझ पाते हैं, ये चीज है। अच्छा ये बताइए, अरस्तु ने किसको प्रकृति का हरवाहा बताया है? अरस्तु ने किसको प्रकृति का हरवाहा बताया? केचुए को, केचुए को, केचुए को क्या बताया? प्रकृति का हरवाहा। केचुओं का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है, और केचुआ जो होता है किसानों का दोस्त है, और ये क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा करता है, मिट्टी को खाता है, फिर मिट्टी को मल के रूप में जब निकालता है तो मिट्टी बड़ी ही मतलब उपयोगी हो जाती है, बड़ी ही उर्वरक हो जाती है। तो केचुए का वैज्ञानिक नाम आप जानते क्या है? केचुए का वैज्ञानिक नाम रेटिमा पोस्थुमा, रेटिमा पोस्थुमा, ये केचुए का वैज्ञानिक नाम है। इसका शरीर खंडों में बटा होता है, जिसे विखंड भी कहते हैं। देखा होगा कि आधा शरीर पहले चलेगा, कुछ शरीर बाद में चलेगा, और
कीटनाशक दवाओं के कारण जो है केंचुए बहुत कम हो गए हैं। हालांकि उनके प्रयास पर मतलब बचाने और उनको बढ़ाने पर सरकार अब काफी बल दे रही है। तो और आगे बस अब कुछ समय, धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है। ये लौंग कैसे प्राप्त होती है? लौंग ये पुष्पकली से प्राप्त होती है। अच्छा ये बताइए, अर्थशास्त्र का एक प्रश्न है, ये काला धन, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? काला धन, काला धन कह सकते हैं या समानांतर ये मतलब अर्थव्यवस्था और ज्यादा प्रतियोगी हो जाती है। अर्थव्यवस्था और ज्यादा प्रतियोगी होती है। भाई जब लोगों के पास काला धन होता है तो वो लोग क्या करते हैं? मुंह मांगी चीजें दे करके सामान खरीदते हैं। तो इससे मध्यम वर्ग वो चीज नहीं, मतलब जिसके पास पैसा उतना नहीं है, भले अब पता चला कीमत है, कोई कीमत है, कीमत 20 रुपए की है, दुकानदार ने बता दी 100 रुपए। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब जिसके पास काला धन है वो तो खट से 110 फेंकेगा और खरीद लेगा। लेकिन वाकई जिसके पास क्षमता 20 ही खरीदने की है वो नहीं खरीद पाएगा। नहीं, अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा प्रतियोगी हो जाती है। इस पर बड़े प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल काला धन समाप्त नहीं हो पाया है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे काला सोनन किसे कहते हैं? काली मिर्च को। काली मिर्च को कहते हैं काला सोना। काली मिर्च बड़ी उपयोगी होती है। अगर सब्जी में काली मिर्च डाली जाए, मसालों के बजाय काली मिर्च डाली जाए, तो आप समझ लीजिए काफी बीमारियां, गले की खराबी दूर हो सकती हैं। हम भी यही चाहते हैं। माता जी थी तब डालती थी, अब तो नए लोग भाई डाल नहीं पाते, तो संभव नहीं है वो। लेकिन अगर डाले तो टेस्ट आता है उसमें। मैंने ऐसा महसूस किया है। तो अब धीरे धीरे समापन की ओर चल रहा है। चलते चलते एक प्रश्न, क्या ये सॉरी, खांसी जो है कभी कभी वो हो जाती है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकंद। अदरक का खाने योग्य भाग कहलाता है प्रकंद। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहां पे? कोलकाता। और कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु। वैसे तो विश्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में होती है। ब्राजील में कॉफी के बागों को फजेंडा कहते हैं। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में कॉफी कर्नाटक में होती है। और कर्नाटक में एक जगह चिकमंगलूर नामक स्थान पर जो है सबसे पहले कॉफी के बागान लगाए गए। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहां पे है? भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा। और केरल में समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट। मोनोजाइट। अच्छा ये बताइए, छोटा नागपुर का पठार किस प्रदेश में है? बिहार था, लेकिन वो इलाका बिहार से कट के अलग हुआ है झारखंड। और झारखंड के जो है पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं मिस्टर हेमंत सोरेन, पुनः मुख्यमंत्री। और इनकी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती कल्पना सोरेन। और केंद्रीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है कोट्टायम, केरल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। समय हो चुका है। आगे फिर मैं राम कृपाल अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे फिर आपके सामने चर्चा करूंगा। धन्यवाद।